Okay. Good morning and welcome back to Kanika's Nursing Academy. This is Anupama Sharma and today I am back with our part 9 of the ESIC test series. Now here I am with some of the questions that are very important for your ESIC point of view. So one by one we are going to be start with those questions और उन questions को हम solve करेंगे. But before starting the question session, I want you should like, subscribe and share our channel. Thank you. चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो समझते हैं. दैट इज द बल्जिंग सैक. द बल्जिंग सैक लाइक लीजन दैट इज फिल्ड विद द स्पाइनल फ्लूइड, that is having the spinal fluid along with the spinal cord elements. So what it is saying, according to which particular in these four options, what will be the answer? The very first option says hydrocephalus. The second one says that it is meningocoele. The third one says that it is myelomeningocoele, and the fourth option says that spina bifida occulta. So what according to you will be the answer for this question? आई वॉन्ट जो भी हमारे इस लाइव सेशन में कनेक्टेड हैं, काइंडली प्लीज आप रिप्लाई कीजिए. ओके, सो द क्वेश्चन सेज अ बल्जिंग सैक. एक बोल रहा है एक बल्जिंग, एक बाहर को उभरा हुआ सैक जैसा है, दैट इज फिल्ड विद, उसके अंदर क्या है, देयर इज स्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, सीएसएफ फ्लूइड है हमारा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसके अंदर है, और सेरिब्रोस्पाइनल के फ्लूइड के साथ साथ हमारे पास कुछ स्पाइनल कॉर्ड के एलिमेंट्स भी हैं, मतलब नर्व एलिमेंट्स भी उसके साथ एसोसिएटेड हैं. तो ऐसी कंडीशन जब हमें देखने को मिलेगी तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, क्या नाम देंगे? पहला ऑप्शन है बेटे, दैट इज योर हाइड्रोसिफिलस. तो हमें पता है, अगर हम पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, हाइड्रोसिफिलस एक कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बेबी का हेड है उसमें बल्जिंग सैक तो प्रेजेंट है, लेकिन वो बल्जिंग सैक कहाँ पे होता है, हेड में बेसिकली प्रेजेंट होता है, और जो फ्लूइड फिल्ड होता है, सीएसएफ एक्यूमुलेशन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ जो उसके वेंट्रिकल्स है ब्रेन के, जो उसके वेंट्रिकल्स है बेसिकली वो इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं उनका साइज जो है वो एनलार्ज हो जाता है. तो अगर आप उस बेबी को देखोगे, हाइड्रोसिफिलस वाले बेबी को, उसके सर के ऊपर इतना बड़ा आपको एक भार सा या फिर हम बोलेंगे बल्जिंग सैक हमें देखने को मिलता है. और अगर हम हाइड्रोसिफिलस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो इन बेबीज के ऊपर आपको मोस्ट कॉमन फीचर है सनसेट आईज, एज वेल एज जब आप उसके हेड को परकशन करके देखोगे तो आपको क्रैक पॉट साउंड सुनने को मिलेगी, विच इज कॉल्ड मैकवेन साइन. तो चलो क्वेश्चन के साथ साथ हमने दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए, अगर आपको हाइड्रोसिफिलस से क्वेश्चन आ जाता है तो. नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन दिया है, मतलब ये जो हाइड्रोसिफिलस है ये तो इसका आंसर नहीं है, राइट. नेक्स्ट बोल रहा है आपको मेनिंजियोसील. अगर मैं बात करूं ना बेटा, इसका मेनिंजियोसील, माइलोमेनिंजियोसील और जो आपके पास स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है, तो ये तीनों टाइप्स किसके हैं, स्पाइना बाइफिडा के ही ये टाइप्स हैं. ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूं किसकी, दैट इज योर स्पाइना बाइफिडा. स्पाइना बाइफिडा की मैं अगर बात करती हूं, इस स्पाइना बाइफिडा को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. दैट इज फर्स्ट पार्ट आता है आपके पास स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, और सेकेंड पार्ट आता है आपके पास स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका.
ठीक है, फर्स्ट इज जो ओकल्टा और सेकंड आता है आपके पास सिस्टिका। अगर मैं बात करूंगी इसकी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है बच्चे की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, मतलब जो उसकी बैक है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगी। दिस इज योर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। और अगर मैं बात करूंगी स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की, तो इसमें फर्दर हमें दो कंडीशंस देखने को मिलती हैं, दैट इज योर मेनिंजियोसील एंड माइलोमेनिंजियोसील। तो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की ही ये दो टाइप्स हैं, मेनिंजियोसील एंड माइलोमेनिंजियोसील। अब बेटे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की मेनिंजियोसील, तो मेनिंजियोसील में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये बेबी की बैक है, तो बेबी की बैक के ऊपर एक सर्टेन, आपको जस्ट अ मिनट आई विल शो यू, तो बेबी की बैक के ऊपर आपको एक ऐसे पीछे से एक बल्जिंग सैक सा देखने को मिलेगा जो बेसिकली फ्लूइड फिल्ड होगा। तो इस फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होगा? इट कंसिस्ट ऑफ योर सीएसएफ, जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो बेसिकली इस फ्लूइड में अलोंग विद इसके साथ कुछ मेनिंजेस भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर कंडीशन मेनिंजियोसील की बात करती हूँ, तो मेनिंजियोसील में होएगा क्या? देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट? देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अलोंग विद जो आपके पास मेनिंजेस हैं वो इन्वॉल्व होंगे इस पर्टिकुलर मेनिंजियोसील में। बट अगर मैं बात करती हूँ इसकी माइलोमेनिंजियोसील, तो माइलोमेनिंजियोसील में होता क्या है, वैसे ही बेबी की बैक पे एक पर्टिकुलर सैक, बल्जिंग सैक आपको देखने को मिलेगा, और उस सैक के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी? सीएसएफ जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है अलोंग विद मेनिंजेस, एंड वन मोर थिंग विल बी देयर, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड के कुछ एलिमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के एलिमेंट्स भी बेसिकली इसमें प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज व्हाट इट इंडिकेट्स कि जो आपका ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमें बेटे क्वेश्चन में ही बोला था एक बल्जिंग सैक है, हमने बात की थी इसमें भी एक बल्जिंग सैक होता है दैट इज फिल्ड विद स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड अलोंग विद द स्पाइनल कॉर्ड एलिमेंट्स। तो अगर मेनिंजियोसील की बात करें उसमें सिर्फ क्या है, सीएसएफ और मेनिंजेस है, लेकिन लास्ट वाले की अगर बात करते हैं माइलोमेनिंजियोसील, तो उसमें सीएसएफ भी है, मेनिंजेस भी है, एंड इट आल्सो इंक्लूड द रूट एलिमेंट्स ऑफ योर नर्व्स और द स्पाइनल कॉर्ड एलिमेंट्स। तो द आंसर विल बी द ऑप्शन सी विच इज योर माइलोमेनिंजियोसील। So I hope this question is basically clear to you. Now let's move towards the rationale. That is the option C is your right answer, myelomeningocele. So it is one of the form of spina bifida in which what happen, there will be fluid contained या फिर fluid contained एक sac आपको देखने को मिलेगा along with the very important जिसमें nerve tissue protrude होते हैं from the back of the baby, जो आपको physically भी हम assess कर सकते हैं जिसको। So this was a basically rationale for your first question. Now let's move towards our next question. This question has been arise beta from your OBG section. Obstetrics से आपको ये question पूछा गया है, very simple question. That is the term para. ये जो टर्म है हमारे पास पैरा टर्म जो बोली है बेसिकली, ये टर्म बेसिकली किसके साथ एसोसिएटेड है? पैरा टर्म। तो हम बोलते हैं ना द मदर इज मल्टी पैरा या फिर प्राइमरी पैरा है, तो दिस व्हाट वर्ड पैरा का क्या मतलब है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है दैट इज टोटल नंबर ऑफ द प्रेगनेंसीज, उसको हम पैरा बोलेंगे, या फिर सेकेंड वन इज द बेबी हैज बीन बोर्न फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर 38 to 42 वीक्स। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है दैट इज एनी प्रेगनेंसी दैट टर्मिनेट्स बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी मतलब दैट इज 20 वीक से पहले ही जो पर्सन है, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो like the baby has been delivered. Next is your the number of the past pregnancy that gone beyond the period of viability. So what according to you the term para refers to?
Okay, Sapna Bhardwaj is here. Good morning, Sapna. One more is there with the name of SY. Good morning. Okay, I want you should answer. जो भी आपके पास क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, I want कि आप साथ साथ में उनका आंसर कीजिए, फिर हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे. What will be the right answer? Okay, Baljeet Kaur. Good morning, Baljeet. Rakhi. Good morning, Rakhi. ओके, प्लीज साथ साथ में आप आंसर कीजिए, कमेंट कर सकते हैं आप अपने आंसर्स. व्हाट डू यू थिंक विल बी द राइट ऑप्शन? ओके, राखी इज सेइंग ऑप्शन डी. एनीबडी एल्स? ओके, सपना ऑल्सो विद ऑप्शन डी. ओके, एनीबडी एल्स? Very nice. The answer is right. Sapna, Rakhi, very good. The option is right. The option will be the option D. That is, मैंने पूछा था the term para. तो पैरा वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं बेटे ऑब्स्टेट्रिक्स में, है ना. हम बोलते हैं एक स्कोर हम करते हैं जिसको हम नाम देते हैं जीटी पाल देते हैं. ठीक है, GTPAL, है ना. हम बोलते हैं G stands for your gravida. ठीक है, T को हम कंसिडर करते हैं टर्म, P इज योर फॉर पैरिटी भी काउंट करते हैं, कुछ केसेस में प्री टर्म इसको हम काउंट करते हैं. ठीक है, A इज फॉर योर अबॉर्शन एंड L इज फॉर योर लाइव बर्थ. कितने बेसिकली जो प्रेगनेंसी हुई उसके बाद कितने बच्चे जो है वो अभी लाइव है. ठीक है, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बोलता था नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इंडिकेट्स योर G. दैट इज ग्रेविडा के बारे में बता रहा है. ग्रेविडा क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जितनी भी हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर मिसकैरेज हो गया है, अबॉर्शन हो गया है, स्टिल बर्थ हो गया, डजंट मैटर, लेकिन नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जितनी भी हुई वो ग्रेविडा में हम काउंट करते हैं. सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा था? दैट इज बोर्न फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 38 to 42 वीक्स. इट मीन्स क्या है? दिस इज योर टी, टर्म है. ठीक है, टर्म पे बेबी बॉर्न हुआ है. द थर्ड ऑप्शन वाज सेइंग कि एनी प्रेगनेंसी जो टर्मिनेट हो जा रही है बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, मतलब बेटा 20 वीक से पहले अगर टर्मिनेट हो जाती है, तो आपको पता ही है अगर 20 वीक से पहले टर्मिनेट हो जाती है प्रेगनेंसी तो उसको हम सिंपली क्या कंसिडर करते हैं? अबॉर्शन हम उसको बोलते हैं. तो ए ये डिनोट कर रहा था थर्ड वाला. तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बच गया? दैट इज ऑप्शन डी, जिसका मतलब था नंबर ऑफ द पास्ट प्रेगनेंसी दैट हैज गॉन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी. मतलब द प्रेगनेंसी जिन्होंने 20 वीक्स क्रॉस कर दिए उसको हम पैरिटी में, मतलब जो आपका वर्ड पैरा है उसमें हम इंक्लूड करते हैं. सो वेरी राइट बोथ ऑफ यू. दैट इज द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द रैशनल. वही है, दैट इज योर नंबर ऑफ द पास्ट प्रेगनेंसी. द ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ बढ़ते हैं. और जो आपका क्वेश्चन 3 है वो पूछा गया है आपकी साइकेट्री से, आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन क्या बोलता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपके पास अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आर द फॉलोइंग बट एक्सेप्ट वर्ड यहां पे आ गया है बेटे. तो एक्सेप्ट मतलब इन सब में से सारे फीचर, सिर्फ एक फीचर ऐसा होगा जो अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट में, मतलब अल्कोहल विड्रॉल का सिम्टम नहीं होगा. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन फर्स्ट इज योर यूफोरिया, second one is your tremors, then hallucination, and the last option is your anxiety and insomnia. So according to you which options will be the one जो withdrawal symptom का part नहीं है? I want कि आप सारे जो भी लाइव में कनेक्टेड हैं वो प्लीज साथ साथ में रिप्लाई कीजिए. आप अपने आंसर्स कमेंट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या आपको लगता है व्हाट विल बी द राइट आंसर. Okay, Baljeet is saying option C, option A. Okay, Baljeet.
एनीबडी एल्स? ओके, कंवलजीत कौर सहोटा, गुड मॉर्निंग कंवलजीत. Okay, Kanwaljit is saying option B. Okay, Rakhi is saying option A. Okay, कंपटीशन चल रहा है A और B के बीच में. लेट्स सी क्या आंसर होता है. चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. बेटा क्वेश्चन पूछा गया है आपके एडीएस वाले जो पेशेंट होते हैं, जब उनके अल्कोहल हम छुड़वा देते हैं तो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि दीज पेशेंट्स आर कंप्लीटली एडिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट इज योर अल्कोहल. तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं. कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट होगा सबसे पहले उसमें क्या डेवलप होगी, दैट इज देयर विल बी एंजाइटी, उसको इंसोम्निया होएगा. देयर आर सम काइंड ऑफ कंडीशन जिनमें पेशेंट को क्या जो आपके कन्वर्जन्स है, सीजर्स भी पेशेंट में देखने को हमें मिलते हैं. ठीक है, सीजर्स हो सकते हैं पेशेंट को. उसके अलावा आपने एक टर्म पढ़ी होगी दैट इज योर वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी. तो पेशेंट में हमें ये वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी भी देखने को मिल सकती है. ठीक है, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी. या फिर इसके अलावा हमारे पास ट्रेमर्स पेशेंट में हो सकते हैं. ठीक है, डिलीरियम ट्रेमंस होते हैं, हेलुसिनेशन जैसी कंडीशंस भी पेशेंट में डेवलप होती हैं विद द विड्रॉल सिम्टम्स. ठीक है जी, तो क्या बोला था ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है? तो बेटा फर्स्ट वाज यूफोरिया. ट्रेमर्स मैंने आपको बताया, ट्रेमर्स विल बी देयर इन द अल्कोहल विड्रॉल. हेलुसिनेशन उनको देखने को मिलती है, दैट इज योर कौन कौन सी हेलुसिनेशन? ऑडिटरी एज वेल एज विजुअल हेलुसिनेशन हमें विड्रॉल पेशेंट्स में देखने को मिलती है. एज वेल एज जो आपका एंजाइटी और इंसोम्निया तो बिल्कुल देखने को मिलेगा ही. सो द आंसर जो हमारे पास बच गया दैट वाज योर ऑप्शन ए. मतलब यूफोरिया की कंडीशन जो है वो बेसिकली अल्कोहल विड्रॉल वाले सिम्टम्स में इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि यूफोरिया की अगर बेटे मैं बात करूं तो दिस यूफोरिया इज अ क्लिनिकल फीचर, या फिर सबसे ज्यादा जो यूफोरिया देखा जाता है वो देखा जाता है आपके कौन से डिसऑर्डर में? बाइपोलर डिसऑर्डर में. जो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसमें क्या इंक्लूड होएगा आपका स्पेशली मेनिया और डिप्रेशन. तो जो आपका मेनिक फेज होता है उसमें ये वर्ड दैट इज योर यूफोरिया जो है वो इंडिकेट होता है. और यूफोरिया का मतलब क्या है? व्हेन द पर्सन इज हैविंग एक्सेसिव ऑफ हैप्पीनेस और एक्सेसिव उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं यूफोरिया. ठीक है, तो मेनिया की फर्स्ट स्टेज को हम बेसिकली यूफोरिया कंसिडर करते हैं. बट जैसे जैसे बेसिकली मेनिक एपिसोड ज्यादा होते जाएंगे तो ये कंडीशन भी फॉरवर्ड आगे मूव करती जाएगी. पहले इसमें यूफोरिया देखने को मिलेगा. ठीक है, उसके बाद देयर आर चांसेस कि जो पेशेंट है बेसिकली उसमें देयर आर द चांसेस उसमें इलेशन जो सेकंड स्टेज आती है. ठीक है, इलेशन के बाद जो थर्ड स्टेज आएगी वो होगी एक्सल्टेशन. एंड जो था दैट इज योर लास्ट स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेनिया विल बी द एक्सटेसी. तो कभी कभी इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेनिया की जो लास्ट स्टेज होगी उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर एक्सटेसी स्टेज हम उसको कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लिया दैट इज रिलेटेड टू योर बाइपोलर डिसऑर्डर. मतलब मेनिया से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया. सो द आंसर विल बी द ऑप्शन ए विच इज योर यूफोरिया. चलो, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Now let's move towards the rationale. The answer is your option A. अगर हम बात करते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम की बेसिकली तो उसमें बहुत सारे सिम्टम हमें देखने को मिले, जैसे मैंने आपको बताया दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर एंजाइटी, फटीग, देन ट्रेमर्स होंगे, और अगर सिवियर कंडीशन हो जाती है तो उसमें हेलुसिनेशन दैट इज कॉमनली योर ऑडिटरी एज वेल एज विजुअल हेलुसिनेशन हमें देखने को मिलते हैं, अलॉन्ग विद कन्वल्शंस या फिर सीजर पेशेंट को हो सकते हैं. और अगर हम वर्ड यूफोरिया की बात करें तो यूफोरिया मैंने पहले बताया एक्सट्रीम हैप्पीनेस इसको हम कंसिडर करते हैं स्पेशली इन केस ऑफ मेनिक एपिसोड्स. Let's move towards our next question that is your option, that is your question number 4. तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए दैट इज ऑन्को से रिलेटेड बेटे ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो इन द स्टेजिंग ऑफ ग्रेडिंग द न्यूप्लाज्म, हमने ग्रेड देना है न्यूप्लाज्म को, तो हम एक पर्टिकुलर सिस्टम यूज करते हैं उसमें ऑन्को में जिसको हम बोलते हैं टीएनएम सिस्टम या फिर टीएनएम क्लासिफिकेशन हम इसको बोलते हैं. तो बोल रहे हैं उसको हम यूज करते हैं. तो दिस टीएनएम वर्ड स्टैंड्स फॉर व्हाट?
इस TNM का मतलब क्या है? The first says that time, neoplasm and mode of growth. The second option says that it is tumor, node and metastasis. The third option says that it is tumor, neoplasm and mode of growth, and that is your fourth option says that time, mode and metastasis of the cancer. So what according to you the word TNM stands for? Okay, Priyanka is here. Good morning, Priyanka. Okay, I want you should answer. Everybody, please अपने answers comment down कीजिए, so that I could know what according to you will be the answer. TNM classification की अगर हम बात करें तो ये जो word है TNM जो है इस this stands for what? क्या मतलब है इसका? ओके, राखी की तरफ से आंसर आया है, दैट इज ऑप्शन बी. एनीबडी एल्स? ओके, बलजीत सेज इट इज ऑप्शन बी. ओके, okay, Sapna is with option B and Kanwaljit is also with option B. Okay. Okay, majority आप बोल रहे हैं कि the option will be the option C. चलो देखते हैं आपका ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट. बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है जो आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. दैट इज योर टीएनएम की अगर हम बात करें बेटा, टीएनएम हम यूज करते हैं टू ग्रेड एनी काइंड ऑफ ट्यूमर. जो भी न्यूप्लाज्म या जो भी ट्यूमर यहाँ पे प्रेजेंट है उसको कैटेगराइज करने के लिए हम ये स्पेशल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करते हैं जिसको हम टीएनएम बोलते हैं. दैट इज योर टी से हम डिनोट करते हैं बेटे, दैट इज योर ट्यूमर. कौन सा ट्यूमर? दैट इज योर प्राइमरी ट्यूमर हम इसको कंसीडर करते हैं. और जब हम इसको कंसीडर करते हैं बेसिकली लेके चलते हैं तो ग्रेडिंग जब हम देते हैं दैट इज फ्रॉम T0 से लेके T4 तक हम इसको ग्रेडिंग देते हैं. T0 से लेके T4 तक हम इसको ग्रेडिंग देंगे फॉर योर प्राइमरी ट्यूमर. ठीक है जी. T0 की अगर हम बात करें, पहले हम TX भी इसमें इंक्लूड करते हैं. TX मतलब कि जो आपके पास ट्यूमर है, जो भी प्राइमरी ट्यूमर है बॉडी में, वो असेस नहीं हो पा रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है कि वो ट्यूमर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है. अगर बेटे हम बात करें T1 की, T1 का मतलब है कि जो पर्टिकुलर ट्यूमर है वो हमें अवेलेबल नहीं हो रहा, हमें बेसिकली असेस नहीं कर पा रहे, हमें दिख नहीं रहा है वो. ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करें T1, 2, 3 एंड देन 4 विल बी द लास्ट स्टेज ऑफ इट, कि जो आपके पास ट्यूमर है वो डिस्टेंट ऑर्गन्स में बेसिकली जाके हमें मिल चुका है. दैट इज योर T4. अगर हम बात करें N, दिस वर्ड N स्टैंड्स फॉर योर, N इज फॉर रीजनल लिम्फ नोड्स. ठीक है. तो जो आपकी रीजनल लिम्फ नोड है वो डिनोट करता है आपका N. और हम बात करें M की तो द वर्ड M स्टैंड्स फॉर बेटा मेटास्टेसिस. तो आपको पता है जो हमारे कैंसरस सेल्स हैं बेसिकली उनकी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, दैट इज योर मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस का मतलब है दे हैव द प्रॉपर्टी टू बेसिकली स्प्रेड टू द वेरियस साइट्स, या फिर डिस्टेंट पार्ट्स में जाके जो आपका कैंसर है वो स्प्रेड हो चुका है. तो अगर मैं बात करूं इस वर्ड लिम्फ नोड की तो बेटा लिम्फ नोड की क्लासिफिकेशन रहती है दैट इज N0 से लेके N3 तक. और मैं बात करती हूँ दैट इज मेटास्टेसिस की, तो मेटास्टेसिस की क्लासिफिकेशन रहती है M0 से M1 तक. ठीक है. So this is how this TNM classification is used in grading different types of tumor. So the answer will be the option B, that is your tumor node and the metastasis. Okay, let's move towards the rationale, that is TNM staging हम use करते हैं, that is T for the tumor, कि कितना basically primary tumor जो है what kind of primary tumor और कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में वो एसोसिएटेड है. अगर हम N की बात करें तो वो लिम्फ नोड्स में जाके स्प्रेड आउट हो चुका है. एंड द वर्ड मेटास्टेसिस मतलब कहाँ पे जाके पर्टिकुलरली वो फैल रहा है. सो दिस पर्टिकुलर इंडिकेट्स द ऑप्शन बी, दैट इज योर ट्यूमर नोड एंड द लास्ट इज योर मेटास्टेसिस. Now let's move towards our fifth and the last question of this part 9 series. That is your, the question says that बेटे कि टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन सोलर, कौन सी टेक्निक बताई है? सोलर इंडिकेट्स व्हाट. जो हम कम्युनिकेशन में एक टेक्निक यूज करते हैं सोलर, जिसका नाम होता है SOLER, तो उस सोलर जो है वो क्या इंडिकेट करता है इन पर्टिकुलर टेक्निक में से? तो वर्ड फर्स्ट इज दैट रीस्टेटिंग, द सेकेंड सेज दैट active listening,
The third is for humor and the last option says that clarification. So according to you जो टर्म है आपके पास solar, ये क्या इंडिकेट करती है इन पर्टिकुलर कम्युनिकेशन टेक्निक से? Okay, Haspinder Kaur is here. Good morning, Haspinder. Okay, I want इस क्वेश्चन का भी आप साथ साथ में आंसर कीजिए. What will be the answer? कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक होगी ये जो सोलर वर्ड है इसके साथ एसोसिएटेड है? चलो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. दैट इज योर टेक्निक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है. कम्युनिकेशन रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया है. तो आपको पता है अगर मैं वर्ड कम्युनिकेशन की बात करूं, कम्युनिकेशन टेक्निक की, तो एक टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं सोलर टेक्निक. SOLER, सोलर. ओके, ये सोलर वर्ड एसोसिएटेड है किसके साथ? ये चीज बोली है कौन सी टेक्निक बेसिकली इन चारों में से इसमें इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा ये जो सोलर टेक्निक है ये किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय योर ग्रेगार्ड. एक पर्टिकुलर हमारे पास वी कैन से दैट एक साइंटिस्ट हुए ग्रेगार्ड नाम के. इन द ईयर ऑफ 1975 उन्होंने कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये टेक्निक दी थी. दैट वाज फॉर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन है क्या? दैट इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज या फिर इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू पर्संस, राइट? दैट इज योर कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो दो टाइप का हम बोलते हैं हमारे पास. एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन जो हम बोल के कर रहे हैं, और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए ये पर्टिकुलर टेक्निक जो है वो दी गई. और दिस टेक्निक इज बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टेक्निक जो हमारे काउंसलर्स हैं या फिर जो आपके पास साइकेट्रिस्ट हैं वो भी इसमें यूज करते हैं मेंटल हेल्थ में. दैट इज योर सोलर टेक्निक, स्पेशली यूज्ड इन द काउंसलिंग सेशन. तो अगर हम बात करें बेटा एक इस सोलर एक एक वर्ड का सेपरेट मीनिंग है. तो दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली ताकि हम पेशेंट की बात जो है उसको अच्छे से सुन सके ये टेक्निक डेवलप की गई थी. द वर्ड एस हेयर स्टैंड्स फॉर कि जो पर्टिकुलर आपका काउंसलर है या फिर जो भी आपके पास साइकेट्रिस्ट है दैट पर्टिकुलरली विल सिट squarely and he will observe the patient. The word S stands for. Second is basically there will be the that is your open posture will be maintained. और अगर हम बात करते हैं दैट इज योर वर्ड L की, तो L यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? L यहाँ पे इंडिकेट करता है लीन टूवर्ड्स द क्लाइंट. And the word E states for eye contact has to be maintained. और लास्ट वर्ड है आपके पास R. R का मतलब है यू हैव टू बी रिलैक्स व्हेन यू आर बेसिकली मेंटेनिंग अ काउंसलिंग सेशन. तो ये पर्टिकुलर टेक्निक दी गई थी बाय योर ग्रेगार्ड. तो ये बेसिकली इंडिकेट्स करता है इट वाज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो बेसिकली क्लाइंट जो है उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसकी लिसनिंग के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं. तो अगर टेक्निक की मैं बात करूं तो कौन सी टेक्निक इसमें से आएगी? दैट वाज योर ऑप्शन बी, एक्टिव लिसनिंग के लिए पर्टिकुलरली हम ये वर्ड जो सोलर टेक्निक है इसको हम यूज करते हैं. दैट द ऑप्शन विल बी द लास्ट ऑप्शन, that is option B, that is your active listening. Now let's move towards the rationally. Active listening, that is the technique of non-verbal communication
that refers to the solar, जिसका मतलब क्या है? S stands for your sit squarely, O stands for open posture, L is lean towards other, and next is your eye contact, and the last R stands for your relax. So the answer will be the option B, that is your active listener. The solar technique is used for your active listening communication technique. So this was the last question of the today's session. I hope the session is basically clear to you. Okay, so this was all from my side. Tomorrow we will back at the same time and we will again discuss the different kind of question जो आपके ESIC point of view से बहुत ज़्यादा important है. तब तक के लिए study कीजिए and thank you so much.